एक ऐसा अभिनेता जिनकी गाड़ी की धूल से लड़कियां अपनी मांग भरती थी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। वो कोई और अभिनेता नहीं बल्कि उन अभिनेता का नाम था राजेश खन्ना। राजेश खन्ना पर बहुचर्चित किताब द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज फर्स्ट सुपरस्टार लिखने वाले यासिर उस्मान बताते हैं, बंगाल की एक बुजुर्ग महिला थी। उनसे मैंने पूछा कि राजेश खन्ना क्या थे आपके लिए। उन्होंने कहा कि आप नहीं समझेंगे। जब हम उनकी फिल्म देखने जाते थे तो हमारी और उनकी बाकायदा डेट हुआ करती थी। हम मेकअप करके ब्यूटी पार्लर जाकर अच्छे कपड़े पहनकर जाते थे और हमें लगता था कि वो जो पर्दे की तरफ से पलके झपक रहे हैं या सिर झटक रहे हैं या मुस्कुरा रहे हैं, वो सिर्फ हमारे लिए कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि हॉल में बैठी हर लड़की को ऐसा ही महसूस होता था। जिस मास हिस्ट्रिया की लोग बात करते हैं, उसके अनगिनत किस्से मुझे सुनने को मिले कि कैसे उनकी सफ़ेद गाड़ी लड़कियों के लिपस्टिक के रंग से गुलाबी हो जाती थी और कैसे उनकी गाड़ी की धूल से लड़कियां अपनी मांग भरती थी। ये सुने सुनाए नहीं बल्कि रियल्स किस्से हैं। ऐसे कई बार हमने भी जिक्र किया है, लेकिन आज सिर्फ राजेश खन्ना के बारे में ही आज हमने दूसरे वीडियो में राजेश खन्ना साहब के बारे में थोड़ा थोड़ा करके कहानी जिक्र ज़रूर किया होगा, लेकिन आज इस वीडियो में पूरी कहानी कि किस तरह से लड़कियां राजेश खन्ना की गाड़ी की धूल से अपनी मांग भर लेती थी, पूरा कहानी का मज़ारा आज सुनाएंगे। 1965 में राजेश खन्ना ने यूनाइटेड प्रोड्यूस और फिल्म फेयर प्रतिभा खोज अभियान में बाजी मारी थी। उसके बाद से उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। यासिर उस्मान बताते हैं, यूनाइटेड प्रोड्यूसर में बी आर चोपड़ा, जीपी सिप्पी और शक्ति समांत जैसे निर्देशक हुआ करते थे। ये सब मिलकर कुछ अच्छे अभिनेता ढूंढने का काम कर रहे थे। इसमें काफ़ी लोग चुने गए थे, जैसे विनोद मेहरा, राजेश खन्ना और फरीदा जलाल। राजेश खन्ना से पूछा गया कि क्या आप सुना सकते हो, तो उनका थिएटर का एक मशहूर डायलॉग था, वो उन्होंने सुना दिया और अंततः उनका चुनाव हो गया। जीपी सिप्पी साहब ने सबसे पहले उन्हें एक फिल्म राज दी जिसमें उनका डबल रोल था। इसके बाद उन्होंने चेतन आनंद की आखिरी खत साइन की, लेकिन आखिरी खत पहले रिलीज हुई थी और फ्लॉप हो गई। राजेश खन्ना के बारे में मशहूर था कि वो अहंकारी थे और सेट पर हमेशा लेट आते थे, लेकिन बताया जाता है, मीडिया रिपोर्ट के माने तो ये उस वक्त की बात है, राज के वक्त से ही था। तो पता चला कि शुरू से ही ऐसा था। जब पहले दिन इनकी शूटिंग थी तो इन्होंने सुबह 8 बजे बुलाया गया था, लेकिन ये आदत के मुताबिक 11 बजे पहुंचे थे। सब लोग देखते रह गए थे कि ये तो नया लड़का है, उनका पहला शूट है, ऐसा कैसे कर सकता है। कुछ लोगों ने उन्हें घूर कर देखा, थोड़ी डांट भी लगाई सीनियर टेक्नीशियंस ने। इन्होंने कहा, देखिए, एक्टिंग और करियर की ऐसी की तैसी, मैं किसी भी चीज़ के लिए अपना लाइफ स्टाइल नहीं बदलूँगा। तो सब खामोश हो गए। इस तेवर के साथ ही 2 चीज़ें होती है। इस तेवर के साथ 2 ही चीज़ें होती है, या तो आदमी बहुत ऊपर जाता है या बहुत नीचे जाता है। जिस फिल्म ने राजेश खन्ना को राष्ट्रीय पहचान दी वो थी आराधना। यूँ तो ये फिल्म बनाई गई थी शर्मिला टैगोर के लिए, लेकिन इसने लॉन्च किया राजेश खन्ना को। बॉलीवुड न्यूज़ सर्विस के संपादक और वरिष्ठ पत्रकार दिनेश रहजा बताते हैं, मुझे अभी तक याद है कि मेरा बड़ा भाई गोपाल अपनी गर्ल फ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए मेरे सपनों की रानी गाना इतना ज़ोर से बजाया करते थे कि सामने की बिल्डिंग में रहने वाली उस लड़की को साफ सुनाई देता था। इस गीत को राजेश खन्ना पर एक खुली जीप में फिल्माया गया था, जो एक ट्रेन के साथ साथ चल रही है। इसकी शूटिंग दार्जिलिंग में हुई थी और दिलचस्प बात ये थी कि उस शर्मिला टैगोर के बिना शूट किया गया था। बाद में उनके पैजामे के स्टूडियो में शूट कर एडिटिंग टेबल पर फिल्म के दूसरे फुटेज के साथ मिला दिया गया था। खैर, यासिर उस्मान बताते हैं, इस फिल्म में राजेश खन्ना का छोटा सा रोल था। वो शर्मिला टैगोर के पति बने थे।
जिनकी शुरुआती में ही मौत हो जाती है। धीरे धीरे फिल्म शेप लेती गई और कहानी आगे बढ़ती गई। इसमें फिर तय हुआ कि बेटे का रोल भी राजेश खन्ना को ही दे दिया जाए। पहले कहानी का सेंट्रल रोल तो माँ का था, लेकिन जब फिल्म पूरी हुई तो राजेश खन्ना का डबल रोल हो चुका था। जब ये फिल्म रिलीज हुई तो उसका इस तरह से प्रमोशन किया गया कि वो शर्मिला टैगोर की मदर इंडिया है। लेकिन अजीब सा करिश्मा हुआ कि जब लोग ट्रायल शो देखकर बाहर निकले तो लोगों ने शर्मिला टैगोर के बजाय पूछना शुरू किया कि वो लड़का कहाँ है। राजेश खन्ना ने अपने इंटरव्यू में कहा कि मैं शो शुरू होने से पहले सबको नमस्ते कर रहा था, हाय कर रहा था, हालांकि कोई उसका जवाब नहीं दे रहा था। शो के बाद वो मुझे ढूंढते हुए आए। मैं होटल चला गया था। उसके बाद मुझे होटल से बुलाया गया कि आइए आपकी पूछ हो रही है। इसके बाद जो हिट फिल्मों का सिलसिला हुआ, 13-14 लगातार हिट फिल्में जिसकी मिसाल आज तक नहीं मिलती। उस्मान साहब बताते हैं कि वो मास हिस्ट्रिया इस सेंस में था कि उस ज़माने में न तो कोई सोशल मीडिया था और न ही टीवी चैनल। अचानक एक लड़का आया और पूरी फिल्मी दुनिया पर छा गया। उनकी हर फिल्म जुबली हिट और ब्लॉकबस्टर हो रही थी। एक थिएटर रक्सी में आराधना चल रही थी और उसके सामने ओपेरा हाउस में 2 रास्ते चल रही थी। लोग आराधना से निकलकर 2 रास्ते देखने जा रहे थे। ये अजीब सी चीज़ हो रही थी कि जितने भी बड़े थिएटर थे उनमें 6-7 महीने से सिर्फ राजेश खन्ना की ही फिल्म चल रही थी। इसके बाद 4 वर्षों तक राजेश खन्ना एक नेशनल ऑब्सेशन बन गए। मशहूर फिल्म कहानीकार सलीम खान बताते हैं कि किसी फिल्म अभिनेता के प्रति ऐसी दीवानगी उन्होंने पहले न तब देखी और न उसके बाद कभी। सलमान खान के बाप सलीम खान कहते हैं वो अब तक के सबसे बड़े स्टार है। सलमान खान, शाहरुख खान या राजेंद्र कुमार जितने भी स्टार आए उनकी लोकप्रियता को कभी नहीं पूछ पाए। राजेश खन्ना का 69 से लेकर 75 तक का जो समय था उसकी तुलना नदी में लगे खंभे से की जा सकती है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ तक पानी आया था। राजेश खन्ना की लोकप्रियता जहाँ तक गई थी वहाँ तक किसी की नहीं गई। कारण ये था कि लोग उनके साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करते थे और उनकी मुस्कान लड़कियों को बहुत आकर्षित करती थी। उनकी आवाज़ बहुत अच्छी थी और उनकी फिल्मों को संगीत बहुत अच्छा मिला। यही नहीं, यास्मीर उस्मान साहब बताते हैं कि 70 और 80 के दशक के मशहूर अभिनेता नवीन निश्वल ने उन्हें बताया था कि उन्होंने अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना दोनों के साथ काम किया है। दोनों की मैं बहुत इज्जत करता हूँ। उस वक्त अमिताभ बच्चन का दौर शुरू हो गया था। शोले और दीवार आ गई थी। एक शादी की पार्टी में बहुत बड़े बड़े स्टार पहुँचे थे। राजेंद्र कुमार थे, धर्मेंद्र और राज कपूर भी थे। अचानक राजेश खन्ना की एंट्री हुई। ये देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि मीडिया के सारे कैमरे उनकी तरफ घूम गए। उस शादी में करीब 400 से 500 लोग मौजूद थे और सब के सब राजेश खन्ना के पीछे चल रहे थे। मैं सालों साल फिल्म इंडस्ट्री में रहा, लेकिन इस तरह का जादू मैंने सिर्फ उनके साथ देखा। जी हाँ, यही वहीदा रहमान का भी कहना था कि राजेश खन्ना के अंदर कोई जादू था। खैर तो ऊपर वाले ही जानेंगे। यूँ तो राजेश खन्ना पर लाखों लड़कियां मरा करती थी, लेकिन उनकी सबसे नज़दीकी दोस्त थी अंजू महेंद्रू। यास्मीर उस्मान साहब बताते हैं अंजू उनकी ज़िंदगी में तब से थी जब वो स्ट्रगलर थे। उन्होंने उनका बड़ा साथ दिया। अंजू भी स्ट्रगलर कर रही थी फिल्मी दुनिया में पैर जमाने के लिए। जब वो स्टार बन गए तो अंजू महेंद्रू के घर जाया करते थे और बाहर खड़ी उनकी गाड़ी को स्कूल की लड़कियों घेर कर खड़ी हो जाती थी। राजेश खन्ना की कामयाबी के साथ साथ अंजू से उनके रिश्तों में भी बदलाव आया। वो बहुत बड़े स्टार बन गए। कहीं न कहीं वो चाहते थे कि अंजू भी उस स्टारडम को महसूस करे। अंजू कहती थी कि मेरे लिए तो वही जातिन थे, लेकिन वो चाहते थे कि मैं उनसे सुपरस्टार की तरह बर्ताव करूं, जो मेरे लिए मुमकिन नहीं था। इसके अलावा उन्हें तारीफ़ करने वाले लोगों की ज़रूरत थी और वो उन्हें लोगों से घिरे रहना पसंद करते थे। मुझे उनके बारे में जो गलत लगता था वो उन्हें बताती थी, जैसे कि मैं पहले उन्हें बताया करती थी। कामयाबी मिलने के बाद से वो अंजू को काम
वक्त देने लगे और दोनों के रिश्ते में दरार आनी शुरू हो गई। अंजुम मेहंद्रू का कहना था कि जो मेरा पहले का रिश्ता था वही रिश्ता रहेगा, लेकिन समय के साथ उनका स्टारडम आगे बढ़ा तो तारीफ़ करने वाले लोगों को खोज रहे थे और हमने उनको तारीफ़ दिया नहीं। यही वजह रहा कि मेरी और अंजू और मेहंद्रू या यूँ समझ लीजिए राजेश खन्ना साहब से मेरा रिश्ता सही से रहा नहीं। खैर, ये बात बिल्कुल सही है कि राजेश खन्ना पर लाखों लड़कियां मरा करती थी और उनकी सबसे नज़दीकी दोस्त थी अंजू मेहंद्रू। और ये भी बात बिल्कुल सही है कि अंजू मेहंद्रू हो या फिर बॉलीवुड के कई अभिनेत्री हो, राजेश खन्ना साहब की धूल से लड़कियां, राजेश खन्ना साहब की गाड़ी के धूल से लड़कियां मांग भर लिया करती थी। ये बात बिल्कुल सही है। खैर, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताइएगा और इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और अगली वीडियो में